Hello everyone, welcome to my channel UPSC to the point. So आज डे 3 है मेंस आंसर राइटिंग का. डोंट डिले इट, डोंट इग्नोर इट. अगर नहीं स्टार्ट किया है तो यू शुड स्टार्ट. जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो 2024 के एग्ज़ाम के लिए, यू मस्ट स्टार्ट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस. इट्स नॉट जस्ट अबाउट प्रैक्टिस. अगर आप ट्राई करते हो क्वेश्चन को, लिखते भी नहीं हो, you just listen और try to understand कि किस तरीके से एक ऑर्डर स्ट्रक्चर रखते हैं, वो बेनिफिशियल होने वाला है सबके लिए. और बिफोर दिसंबर और बिफोर नवंबर यू मस्ट बी नोइंग सम अबाउट आंसर राइटिंग. तो इसको इग्नोर नहीं करना है. आंसर देखने हैं किस तरीके से लिखे जाते हैं, क्वेश्चन कैसे समझा जाता है, ठीक है. और ऐसी अपॉर्चुनिटी जब भी मिले उसको ग्रैब करिए, क्योंकि ये इजीली अवेलेबल नहीं होती इस तरह की चीज़ें. इफ़ यू विल गो ऑन यूट्यूब और आप कोशिश करोगे फाइंड करने की कोई अच्छा सा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस डेली चलती है, ऐसी नहीं मिलती हैं चीज़ें. सो डोंट इग्नोर इट, ट्राई टू प्रैक्टिस, ट्राई टू लिसन केयरफुली. सो सी वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. हाउ वुड यू एक्सप्लेन द anomaly of chronic hunger and malnutrition coexisting with surplus food grain production in the country? तो जो एनॉमली है क्रोनिक हंगर की और मॉल न्यूट्रिशन, हमारी कंट्री में हंगर की कंडीशन है और मॉल न्यूट्रिशन एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं विद सरप्लस फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन द कंट्री. सो कितना एक पैराडॉक्स क्रिएट होता है. एक ऐसी कंट्री जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन में सरप्लस है, मतलब जितना उसको रिक्वायरमेंट है उससे कहीं ज़्यादा वो प्रोड्यूस कर रही है, स्टिल क्रोनिक हंगर, बहुत सारे लोग भूखे रह जाते हैं, बहुत सारे लोग मॉल न्यूट्रिशन का शिकार है, पोषण का शिकार है. तो ऐसा क्यों हो रहा है ये आपको बताना है. हाउ कैन दिस एनॉमली बी रिजोल्व, और इसको आप ठीक कैसे कर सकते हैं. ऐसा क्या करें कि जो सरप्लस फूड प्रोडक्शन है उससे वाकई में लोगों का हंगर दूर हो, लोग नरिश हों अच्छे तरीके से, उनमें मॉल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम ना हो. तो इस क्वेश्चन को टैकल करने के लिए यू मस्ट बी नोइंग अबाउट इंडियाज़ फूड ग्रेन प्रोडक्शन. डेटा हो कोई आपके पास में कि इंडिया इतना फूड प्रोडक्शन में आगे है, इतना प्रोड्यूस करता है सरप्लस फूड, या आपके पास में डेटा हो हंगर मॉल न्यूट्रिशन को लेके, यू कैन स्टार्ट विद इट. सपोज़ कीजिए आपका कोई हंगर इंडेक्स का डेटा है, मॉल न्यूट्रिशन का डेटा है, तो यू कैन स्टार्ट विद कि देखिए इंडिया में इतना हंगर और मॉल न्यूट्रिशन है, जबकि इंडिया फूड प्रोडक्शन में टॉप पे रहता है. तो दैट इंट्रोडक्शन विल फुलफिल द डिमांड, वो कनेक्टेड होगा आपके क्वेश्चन से. इन द सेम वे आप फूड प्रोडक्शन में हैं तो आप दिखा सकते हो कि फूड प्रोडक्शन में किस तरीके से क्या कंडीशन है कंट्री की. उसके बाद में दिखा सकते हो स्टिल हंगर में हम इतनी पीछे हैं, या बहुत सारे लोग हंगर और मॉल न्यूट्रिशन फेस कर रहे हैं. उसके बाद में किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है. तो इफ़ यू नो सम पॉइंट कि क्यों ये कंडीशन है, तो हम उसको डायरेक्टली कहते हैं अच्छा इस तरीके से सॉल्व किया सकता है. सपोज़ कीजिए आप कहते हैं कि हंगर क्यों है, क्योंकि पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है. तो कैसे सॉल्व करोगे. एफिशिएंसी डाउन इम्प्लीमेंटेशन में सिंपल. सो इफ़ यू नो द प्रॉब्लम यू कैन राइट द सॉल्यूशन. तो इस तरीके से भी देखते हैं, इसका मॉडल आंसर डिस्कस करते हैं डिटेल में. सो आई स्टार्टेड दिस विद डेटा. इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फूड ग्रेन एंड वेजिटेबल इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फूड ग्रेन और वेजिटेबल्स का. येट वी रैंक 94 इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स एंड एवरी थर्ड चिल्ड्रन इन द कंट्री इज मॉल नॉरिश्ड. तो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होने के बाद में भी हंगर इंडेक्स में कितनी पीछे रैंक है, और हर थर्ड चिल्ड्रन कंट्री में वो मॉल नॉरिश्ड है, मतलब वन थर्ड चिल्ड्रन जो हैं वो कुपोषण का शिकार है हमारी कंट्री में. तो ये जो इंट्रोडक्शन है इट इज़ फुलफिलिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. हम क्लैरिटी दिखा रहे हैं. जो उन्होंने क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दे दिया है, हम इसको थोड़ा क्लेरिफाई कर रहे हैं कि हाँ आपकी बात ठीक है, ऐसा ही है, हम सरप्लस कर रहे हैं, देखिए इतने टॉप पे हैं, स्टिल ग्लोबल हंगर इंडेक्स में पीछे हैं, और मॉल न्यूट्रिशन है काफ़ी सारे बच्चों को. अब बात करते हैं थोड़ा सा फूड सिक्योरिटी. अब ये जो इशू है, फूड ग्रेन प्रोडक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ फूड सिक्योरिटी. इफ़ वी गो बैक टू द हिस्ट्री, 1965 पाकिस्तान से वॉर हुआ था, उसके बाद में ड्रॉट आया था, 1965 के बाद में सूखा पड़ा था, फेमिन वाली कंडीशन थी, भुखमरी हो गई थी. उस समय के टाइम पे हम फूड प्रोडक्शन में सफिशिएंट नहीं थे, हम इतना अनाज ग्रेन नहीं उगा पाते थे कि अपनी कंट्री के लिए सफिशिएंट हो, तो इम्पोर्ट करते थे. फिर हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट करा. ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद से बहुत ज़्यादा फूड प्रोडक्शन सरप्लस हुआ, गेहूँ चावल का उत्पादन बहुत बढ़ गया कंट्री में.
फिर वी डिक्लेयर्ड आवरसेल्फ कि अब हम फूड सिक्योर हैं, फूड सिक्योरिटी अचीव कर ली है। बट केवल फूड प्रोडक्शन में आगे चले जाना कैन नॉट फुलफिल द डिमांड, कैन नॉट फुलफिल द प्रॉपर ऑब्जेक्टिव ऑफ फूड सिक्योरिटी, क्योंकि फूड सिक्योरिटी का मतलब केवल और केवल अवेलेबिलिटी नहीं होता है। अवेलेबल है, दैट्स वन पार्ट ऑफ फूड सिक्योरिटी। सेकेंड पार्ट इज एक्सेस। जो अवेलेबल है, क्या लोग उसको एक्सेस कर पा रहे हैं, क्या लोग उसको प्रॉपर यूटिलाइज कर पा रहे हैं, क्या वो स्टेबल है, जो अवेलेबिलिटी है, जो स्टॉक है वो हमेशा कंटिन्यूस है। तो इफ़ आई टॉक अबाउट इंडिया, स्टेबिलिटी है, फॉर अ लॉन्ग टाइम वी आर हैविंग सरप्लस प्रोडक्शन, अवेलेबल है, स्टेबल है, ये दो चीज़ें हैं। बट एक्सेस और यूटिलाइजेशन में प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब फूड सिक्योरिटी को हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं एक्चुअल में। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं वापसी। हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, क्लियरिटी दे दी है व्हाट दे आर ट्राइंग टू आस्क, हमने उनको क्लियर कर दिया इंट्रोडक्शन में कि जो आप बताना चाह रहे हो वी अंडरस्टैंड दैट। और हम आपको क्लेरिफाई कर रहे हैं इंट्रोडक्शन के थ्रू कि देखिए ऐसी सिचुएशन है जैसी आप क्वेश्चन में बता रहे हैं। अब हम इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, तो वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द कॉज कि ऐसा क्यों है कंट्री में फूड प्रोडक्शन के बावजूद भी क्यों हंगर और मॉल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हेडिंग बनाया, वाई सच अनॉमली एग्जिस्ट, ऐसी अनॉमली क्यों एग्जिस्ट कर रही है। फर्स्ट पॉइंट इज इशू विद पीडीएस। व्हाट इज पीडीएस? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। वर्ल्ड का सबसे बड़ा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंडिया में है, जहाँ पे जो फूड ग्रेन है वो काफ़ी चीप प्राइस पे दिया जाता है। सरकारी गल्ले की दुकान बोलते हैं, फेयर प्राइस शॉप, जहाँ पे बहुत सस्ते में दिया जाता है। इसके साथ में कुछ इशू है। क्या इशू है? पुअर टारगेटिंग ऑफ बेनिफिशियरीज। जिनको मिलना चाहिए फ्री में या कम पैसों में, उन सबको नहीं मिल पाता है। तो जो एक्चुअल नीडी हैं इस चीज़ के, जो रियल में हंगर प्रॉब्लम फेस करते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा डाउन साउंड पीपल हैं, उनको ये रिसीव नहीं हो पाता, क्योंकि पुअर टारगेटिंग इशू है हमारे सिस्टम के साथ में, हम टारगेट नहीं कर पाते। अर्बन रूरल बायसनेस। जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो देखा गया है कि ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से अर्बन एरियाज़ में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है रेदर देन रूरल एरियाज़। जबकि जो सबसे पुअर पीपल है इंडिया के, वो डिसाइड करते हैं हमारे रूरल एरियाज़ में। उसके अलावा फेक राशन कार्ड, इन एफिशिएंसी इन एफपीएस फूड राइस शॉप्स, वही गल्ले की दुकान, वो बड़ी इनएफिशिएंसी से वर्क करती हैं। वहाँ पे करप्शन होता है, फेक राशन कार्ड बनाए जाते हैं, ये सब प्रॉब्लम आती है। तो ये पीडीएस के साथ में एक इशू है, जिससे जिन लोगों तक खाना पहुँचना है, जिससे वो हंगर और मॉल न्यूट्रिशन का शिकार ना हो, फूड प्रोडक्शन सरप्लस होने के बाद भी हम उन तक खाना नहीं पहुँचा पाते हैं बिकॉज ऑफ दिस पीडीएस फेलियर। सेकंड, एडमिनिस्ट्रेटिव इशू, डाइवर्जन ऑफ ग्रेन टू ब्लैक मार्केट, करप्शन। जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इसकी एक चेन है प्रॉपर, किसानों से, फार्मर्स से, जो एपीएमसी होती हैं, मंडीज जो होती हैं, वो प्रोक्यूर करती हैं फूड ग्रेन। ये फूड ग्रेन एपीएमसी से आता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पे, और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसको वापसी भेजती है स्टेट गवर्नमेंट के पास में, जो इनको पहुंचा देती हैं फेयर प्राइस शॉप्स पे। तो एक चेन है जो इस पूरे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को रन करती है। अब बीच में क्या होता है, जब फार्मर्स से एपीएमसी पे जा रहा है, एपीएमसी से एफसीआई पे, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पे जा रहा है, उससे स्टेट गोडाउंस में जा रहा है, स्टेट से फिर इन शॉप्स पे आ रहा है। इस बीच में ये जो फूड ग्रेन है, इसका डाइवर्जन हो जाता है ब्लैक मार्केट में। मतलब जो रियल क्रॉप प्रोक्यूर करी थी अच्छी क्वालिटी की, उसको पहुंचा दिया जाता है ब्लैक मार्केट में, और वहाँ से जो ओस होते हैं ना काफ़ी ख़राब क्वालिटी वाले ग्रेन, उनको ला दिया जाता है लोगों को बांटने के लिए फेयर प्राइस शॉप तक। उसकी वजह से पुअर क्वालिटी, तो अगेन अगर हंगर भी दूर हो रहा है तो न्यूट्रिशन प्रॉब्लम तो दूर नहीं हो सकती है। थर्ड पॉइंट इज़ लो न्यूट्रिशनल क्रॉप। अब जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में या ओवरऑल इंडिया में जो ज़्यादा डोमिनेंट क्रॉप्स हैं, वो हमारी वीट राइस की हैं। जब से ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ 1967 से वीट राइस ने डोमिनेट करा है। वीट राइस के अलावा भी क्रॉप्स हैं जो बहुत नरिश क्रॉप्स हैं, वीट राइस से ज़्यादा उनमें न्यूट्रिशन वैल्यू होती हैं, बट उनको साइडलाइन कर दिया गया। वो एक अलग इशू है, इस पर हम बात करते हैं एमएसपी वगैरह और क्या ग्रीन रिवॉल्यूशन से इम्पैक्ट पड़े। तो हाई ट्रेडिशनल न्यूट्रिशन क्रॉप जैसे मिलेट है, बाजरा वगैरह, इसको नेग्लेक्ट किया गया। तो गेहूँ चावल ही मिलते हैं फेयर प्राइस शॉप पे भी, ये नहीं एक्सेस हो पाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। देन लैक ऑफ डाइवर्सिटी इन पीडीएस स्टॉक। जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें डाइवर्सिटी नहीं है, बस गेहूँ चावल, वीट ग्रेन, वीट राइस दैट्स इट।
नो पल्सेस, दालों की कमी है, जबकि दाल प्रोटीन की मेन सोर्स मानी जाती हैं, उन लोगों तक दालें नहीं पहुंच पाती पल्सेस। कोई वेजिटेबल डेयरी डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का कोई फंक्शनिंग नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। नेक्स्ट इज इकोनॉमिकल इशू। अब एक्सेसिबिलिटी पे बात करते हैं, अफोर्डेबिलिटी पे। सरकार ने वीट और राइस दे दिए, चलिए पहुंच गए लोगों तक वीट राइस, बट वीट राइस अलोन कैन नॉट फुलफिल द डिमांड ऑफ न्यूट्रिशनल डिमांड। जितनी आपको एक प्रॉपर डाइट चाहिए वो अकेले तो फुलफिल नहीं कर सकते हैं, रेस्ट उनको मार्केट से ख़रीदना पड़ेगा। मार्केट में प्राइस हाई होते हैं, और ये डेटा क्या दिखाता है, 50% ऑफ इंडियन अर्न्स लेस देन 4,500 पर मंथ। 4,500 रुपये से भी कम कमाते हैं आधे लोग इंडिया में। वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट 2022 की है। अब इतनी कम इनकम में हाउ कैन दे अफोर्ड फ्रूट या वेजिटेबल्स या डेयरी प्रोडक्ट या जो भी अदर न्यूट्रिशनल वैल्यू वाली क्रॉप्स हैं, प्रोड्यूस हैं, उनको कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। तो वीट राइस से दे कैन टैकल द हंगर इशू बट नॉट द मॉल न्यूट्रिशन इशू। नेक्स्ट इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। 50% ऑफ वुमेन एनेमिक इन रिप्रोडक्टिव एज। आयरन डेफिशिएंसी होती है, न्यूट्रिशन वैल्यू कम होती है, वुमेन डिस्क्रिमिनेशन है। डेटा ये बताता है, इकोनॉमिकल सर्वे बताता है कि न्यूट्रिशनल वैल्यू में भी ट्रेडिशनली और जो थोड़ी बैकवर्ड मेंटेलिटी की फैमिलीज़ हैं उनमें बॉयज़ को ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है कि बॉयज़ की हेल्थ ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, उनको ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू प्रोवाइड करनी चाहिए। इससे जो वुमेन हैं वो मॉल न्यूट्रिशन का ज़्यादा शिकार होती हैं। नेक्स्ट इज सीजनल क्रॉप फेलियर, हायर प्राइस। इंडिया क्लाइमेट चेंज इज़ वन ऑफ द मेन इशू। सीजन्स आने पे कई बार क्रॉप फेलियर हो जाता है, जिसकी वजह से प्राइस बहुत हाई हो जाते हैं, तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते। फिर नॉर्मल जो पीपल, जो डाउन थोन पीपल हैं, पुअर पीपल हैं, वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो दीज आर द 6 मेन रीज़न जिसकी वजह से हम फूड प्रोडक्शन तो सरप्लस कर रहे हैं, बट इन सब एफिशिएंसी की वजह से वो राइट डायरेक्शन नहीं पहुंचता, या पहुंचता भी है तो वो इतना डाइवर्स नहीं है कि वो न्यूट्रिशनल जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सकें। अब लास्ट में हम वे फॉरवर्ड बता देंगे कैसे करना है। तो पहले तो अब देखिए, जो आपने एक इशू कवर करे हैं, यू नो द प्रॉब्लम। अगर आपको प्रॉब्लम पता है तो यू कैन गिव सॉल्यूशन। क्या करो, फूड डिस्ट्रीब्यूशन बास्केट को डाइवर्स करो, उसमें मिलेट, पल्सेस, कुछ वेजिटेबल्स, इस तरह की चीज़ें ऐड कर सकते हैं इफ़ पॉसिबल। जैसे मिलेट या पल्सेस तो ऐड करनी चाहिए, क्योंकि डेयरी या वेजिटेबल पेरिशेबल आइटम हो जाते हैं और उसमें काफ़ी प्रॉब्लम पड़ सकता है गवर्नमेंट को। बाकी वो 15 डेज़ में एक बार डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो वो फिजिबल भी नहीं होगा विदाउट कोल्ड स्टोरेज। लेकिन मिलेट पल्सेस मस्ट बी इंक्लूडेड। फोकस ऑन न्यूट्रिशनल एनहेंसमेंट ऑफ फूड फोर्टिफिकेशन। व्हाट इज़ फूड फोर्टिफिकेशन? किसी भी पल्स की, किसी भी ग्रेन की हम न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ा सकते हैं फूड फोर्टिफिकेशन के थ्रू। राइस फोर्टिफिकेशन करा भी जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, इसमें राइस की न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाती है। इन पे फोकस करना चाहिए। आप राइस ही डिस्ट्रीब्यूट करो बट फोर्टिफाइड करो, जिससे न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा मिले उन लोगों को जिन तक वो पहुंच रहा है। चेक ऑन वेजिटेबल फ्रूट प्राइसेस। बहुत ज़्यादा होता है सीजन्स में, डिफरेंट सीजन में वेजिटेबल फ्रूट प्राइस काफ़ी हाई हो जाते हैं, जिसकी वजह से पुअर पीपल अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। पुअर क्या, मिडिल क्लास पीपल भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। रिसेंटली अभी टोमेटो प्राइस 300 समथिंग क्रॉस कर गए थे, तो एक मिडिल फैमिली भी उसको अफोर्ड नहीं कर सकती इतने हायर प्राइस पे। इशू क्या है, हम कह सकते हैं सीजनल फेलियर है, बट अगर एक प्रॉपर स्टॉक हो हमारे पास में, स्टोरेज हो इन सब चीज़ों का, पेरिशेबल आइटम का भी कोल्ड स्टोरेज में, प्राइस हाई नहीं होंगे, तो इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर, गवर्नमेंट की पॉलिसी फेलियर कह सकते हैं इसको। फोर्थ, जनरेट इनकम रिसोर्सेज टू एनहेंस द अफोर्डेबिलिटी ऑफ पुअर पीपल। इट्स रिलेटेड टू ग्रोथ। हमें ग्रोथ चाहिए, हमें जॉब्स चाहिए, जिससे लोगों की इनकम इंक्रीज़ हो। इनकम इंक्रीज़ होगी तो दे कैन अफोर्ड। थोड़ा प्राइस ज़्यादा भी ज़्यादा है तो दे कैन अफोर्ड, अगर उन पर इतनी इनकम है। वो 4500 4500 रुपीज़ पर मंथ इज़ वेरी लो इनकम, इसको हाई करना है तो वी हैव टू जनरेट इनकम रिसोर्सेज फॉर द पीपल। नेक्स्ट इज PWS सिस्टम को स्ट्रेंथन करना है, करप्शन हटाना है, टारगेट ठीक करके करना है लोगों को। 6, एक्सेसिबिलिटी ऑफ लो कॉस्ट न्यूट्रिशनल इन लोकल डाइट। लो कॉस्ट में न्यूट्रिशनल मिल जाए, न्यूट्रिशनल वैल्यू लोगों को अपनी लोकल डाइट में, ऐसा कुछ आइडिया जनरेट करना है, ऐसा कुछ इनिशिएटिव करना है, इससे लोग एनकरेज हों अपने लोकल फूड को लेकर। फॉर एग्जांपल, मिलेट से बने हुए झंगोरा लड्डूज जो हैं उत्तराखंड में, वो काफ़ी फेमस हैं, उनमें न्यूट्रिशनल वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इस तरीके के स्मॉल इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं, जिससे टेस्ट के साथ में, लोकल डाइट के साथ में लोग न्यूट्रिशनल वैल्यू भी पूरी ले सकें। सो हाउ कैन वी कंक्लूड दिस? थोड़ी गवर्नमेंट का दिखा देते हैं कि नहीं, गवर्नमेंट भी वर्क कर रही है, ऐसा नहीं है। सो गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी टेकन मैनी मीजर्स, जैसे कि जेम ट्रिनिटी। जेम ट्रिनिटी क्या होती है?
जनधन आधार मोबाइल, जनधन अकाउंट को आधार से कनेक्ट करना, देन मोबाइल नंबर से लिंक करना, उससे एक चेन क्रिएट होती है। इससे गवर्नमेंट कैन टारगेट कि कौन एक्चुअल में नीडी है। नेशनल मिलेट मिशन निकाला सरकार ने, जिससे हम मिलेट प्रोडक्शन पे ध्यान दे रहे हैं, न्यूट्रिशन वैल्यू एनहेंस हुई है, मिलेट की न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत हाई होती है। राइस फोर्टिफिकेशन कर दी है सरकार, मिड डे मील और फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में फोर्टिफाइड राइस जाने लगा है। पोषण अभियान चलाया न्यूट्रिशन वैल्यू एनहेंस करने के लिए, बट स्टिल वी आर फार अवे फ्रॉम अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ फूड सिक्योरिटी। इतना सब कुछ करने के बाद भी जो फूड सिक्योरिटी के रियल ऑब्जेक्टिव हैं उनको अचीव करने में हम पीछे हैं। इसलिए हमें नीड है इम्प्लीमेंटेशन एफिशिएंसी ऑफ एवरी प्रोग्राम टू अचीव जीरो हंगर एसडीजी गोल। तो जीरो हंगर या न्यूट्रिशनल एनहेंसमेंट वाले जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उनको अचीव करने के लिए हमें इम्प्लीमेंटेशन एफिशिएंसी लानी पड़ेगी। देखिए, प्रोग्राम तो हर एक चीज़ को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट के पास है, पॉलिसी है, फंड भी है, बट मेन प्रॉब्लम इज़ एफिशिएंसी इन इम्प्लीमेंटेशन। जो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है, बीच में करप्शन होता है, दैट्स द मेन प्रॉब्लम। तो इस तरीके से आप कंक्लूड कर सकते हैं, थोड़ा सा उसको केवल कंक्लूड करा, एक वे फॉरवर्ड दे दिया, थोड़ा ये एसडीजी वगैरह डाल देते हैं। यू कैन सी इन टॉपर्स कॉपी रीड की, वहाँ पे वो एसडीजी गोल टाइप के यूज़ करते हैं या डेटा यूज़ करते हैं, तो आप भी इस तरीका यूज़ कर सकते हैं। और ये जो एग्जाम्पल था जैसे जंगोदा डोज इन यूके, इस तरीके के एग्जाम्पल्स भी टॉपर्स यूज़ करते हैं। श्रुति मैम जो 2021 की टॉपर थी, आप उनकी कॉपी में गो थ्रू करोगे तो इस टाइप के एग्जाम्पल्स आपको काफ़ी मिलेंगे। तो यू कैन यूज़ सच काइंड ऑफ एग्जाम्पल जो काफ़ी एफिशिएंट होते हैं। नाउ कम टू सेकंड क्वेश्चन। Despite their flaws in limiting access to larger market and poor price realization for agriculture produce, जो एग्रीकल्चर APMC हैव द यूटिलिटी, APMC जो हैं उनमें फ्लॉज हैं। फ्लॉज कैसे हैं कि वो लार्जर मार्केट को एक्सेस नहीं कर पाते हैं। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए जो वहाँ पे प्राइस मिलता है APMC में वो काफ़ी कम है। इसके बावजूद भी उनकी इम्पोर्टेंस है, उनकी यूटिलिटी है। एनालाइज करो इस स्टेटमेंट को, सजेस्ट करो रिफॉर्म चाहिए एग्रीकल्चर मार्केटिंग में कंट्री की। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए APMC क्या है, APMC में क्या फ्लॉज हैं, क्यों वो प्राइस फार्मर्स को अच्छा नहीं मिल पाता। सो APMC क्या है, एग्रीकल्चर प्राइस मार्केटिंग कमिटीज़ हैं, ये जो लोकल मंडी होती है इनको APMC बोलते हैं। APMC में किसान जाता है, अपना जो भी फूड ग्रेन होते हैं, चाहे MSP पे बेचना हो चाहे अदरवाइज, वो वहाँ पे सेल करते हैं जाके। प्राइवेट मार्केट भी वहाँ पे कनेक्ट हो जाते हैं, उनको भी सेल कर सकते हैं। APMC उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, तो APMC का काम है। बट APMC में काफ़ी फ्लॉज हैं, क्योंकि वो छोटा मार्केट है एक लोकल आपका, वो बड़े मार्केट से आपको कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, और साथ में जो प्राइस एक मिल सकता है क्रॉप के लिए वो नहीं मिल पाता है आपके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए। तो फिर भी यूटिलिटी है। तो अब क्वेश्चन की डायमेंशन देखिए, आप वो कह रहे हैं कि इसमें फ्लॉज हैं फिर भी इसकी यूटिलिटी है, तो इसका मतलब है पहले तो आपको बताने कि हाँ यहाँ पे फ्लॉज हैं, इस स्टेटमेंट को एनालाइज करना, मतलब यू हैव टू टेल अबाउट द फ्लॉज। ये फ्लॉज क्या हैं, क्यों मार्केट से एक्सेस नहीं है APMC का, और क्यों पुअर प्राइस रियलाइजेशन है फार्मर्स के लिए, उनको अच्छा प्राइस नहीं मिल पाता। ये आपको पहले रीज़न बताने हैं, फ्लॉज बताने हैं, देन यू हैव टू टेल द यूटिलिटी की इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, फाइनली रिफॉर्म सजेस्ट करने कि आप ये कर सकते हो। ठीक है, ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन वो 3 डायमेंशन पे ही चलता है हमेशा। प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, उसके बाद में क्या इम्पोर्टेंस क्या है, इशू क्या है, और फिर क्या करना है। साथ में एंगल जोड़ते हैं क्या करा गया है गवर्नमेंट की तरफ से, नहीं भी पूछते हैं तो हम बता देते हैं गवर्नमेंट ने भी ये चीज़ें करी हैं। तो इन 3 डायमेंशन के आसपास में ही आपका क्वेश्चन हमेशा अराउंड होता है। आप देखेंगे ये 6th क्वेश्चन है 3rd डे का आपका। इस 6 क्वेश्चन को आप 6 के 6 देखिए पीछे की वीडियो में जाएगा, आपको पता लगेगा कि हर एक क्वेश्चन में ऑलमोस्ट यही चीज़ें लौट फिर के आती हैं। यू हैव टू इंट्रोड्यूस जनरल में जो भी डेफिनेशन होती है, उसके बाद आपको इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए उस चीज़ की, इशू पता होने चाहिए, और फिर सजेशंस, कुछ रिफॉर्म या गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स। तो इसमें जनरल APMC से रिलेटेड है, APMC के फ्लॉज, APMC की यूटिलिटी, और बाकी मार्केटिंग की क्या रिफॉर्म करे जा सकते हैं मार्केटिंग में, वो बताना है। तो APMC से इंट्रोड्यूस कर दिया हमने इसको। APMC इज अ मार्केटिंग बॉडी एस्टेब्लिश्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोक्यूर एग्री कमोडिटी फ्रॉम फार्मर्स, एग्री प्रोड्यूस फ्रॉम फार्मर्स। यहाँ पे प्रोड्यूस लिख लीजिएगा, इसको कमोडिटी को कट करके। एक मार्केटिंग बॉडी है जो स्टेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करती है, क्यों करती है, ताकि फार्मर्स से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को प्रोक्यूर कर सकें, इकट्ठा करने के लिए। उसके अलावा प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स को, ताकि वो सेल कर सके अपने सामान को, प्राइवेट प्लेयर्स को, या कोई भी जाता है मंडी में उसको सेल कर सकते हैं वहाँ पे, तो एक प्लेटफॉर्म भी मिलता है।
तो एक जनरली बहुत सिंपल वे में वी हैव इंट्रोड्यूस दिस क्वेश्चन। फिर इशू, फ्लॉज, उसके बाद इम्पोर्टेंस, उसके बाद वे फॉरवर्ड। क्या इशू हैं? ये जब से फार्म लॉ आए थे 2020 में कोविड के टाइम पे, तब से एपीएमसी लाइमलाइट में बहुत ज़्यादा है। इशू तो पहले से है, बट एज अ एस्पिरेंट मुझको भी जब ही पता चला जब न्यूज़ में इतना हाईलाइट हुआ, और जिसने भी उस टाइम से टच में रहा है कि फार्मर्स को लेके ये सब जो एक प्रोटेस्ट हुई, क्या लॉ थे, उन सब में एपीएमसी का एक बहुत बड़ा रोल निकल के आता है। क्यों गवर्नमेंट चाह रही थी कि एपीएमसी के अलावा भी मार्केट डेवलप हो, प्राइवेट मार्केट डेवलप हो, वो सब एक अलग इशू है। जीएस3 एग्रीकल्चर में वो अलग से पढ़ते हैं। अभी हम एक जनरल समझ लेते हैं कि एपीएमसी के साथ इशू क्या है। इंटरमीडियरीज, तो बिचौलिए, दलाल, कुछ भी कहो आप इनको, ये वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होते हैं एपीएमसी में। किसान इनको सेल करते हैं, ये मंडी को सेल करते हैं, तो अब बीच में कोई पर्सन आ रहा है, वो बीच में अपने पैसे लेगा, तो फार्मर्स को जो एक प्राइस मिल सकता था डायरेक्ट सेल करने, वो नहीं मिल पाता है। तो ये बहुत ज़्यादा हो गए हैं, जिससे प्राइस अच्छा नहीं मिल पाता किसानों को। क्वेश्चन को रिमाइंड करिए, उसमें यही पूछते हैं कि प्राइस रियलाइजेशन अच्छा नहीं है, तो हमने पहला पॉइंट यही बताया है कि क्यों नहीं है। इंटरमीडिएरीज हैं कई सारे। सेकंड, मोनोपोली ओवर प्रोक्योरमेंट, इनकी मोनोपोली है प्रोक्योरमेंट पे। देखिए, अब तो खैर रिलैक्स कर दिया गया है 2017 में एपीएमसी पे एक्ट आने के बाद से, बट अभी भी काफ़ी मोनोपोली है। ऑलमोस्ट जितना भी प्रोड्यूस होता है वो सब एपीएमसी में ही सेल किया जाता है जनरली। जब इनकी मोनोपोली होती है प्रोक्योरमेंट पे, तो जो फ्री मार्केट है आउटसाइड एपीएमसी, वो अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर पाता, इसकी वजह से किसानों को अच्छा पैसा नहीं मिल पाता है। थर्ड, वो वहाँ सेल करने आते हैं, इतना सारा ग्रेन आएंगे, इतना सामान आएगा, वहाँ पे प्रोक्यूर करना है उनको, लेकिन उनके पास में स्टोरेज फैसिलिटी प्रॉपर नहीं है। लो स्टोरेज कैपेसिटी है, वेयर हाउसेज नहीं है। वेयर हाउसेज क्या होते हैं? ये साइंटिफिक स्टोरेज होते हैं, जहाँ पे लो टेम्परेचर मेंटेन करा जा सकता है बहुत हाइजीनिक कंडीशन में। स्पेसिफिकली वेयर हाउसेज पेरिशेबल आइटम को रखने के लिए यूज़ करे जाते हैं। पेरिशेबल आइटम जैसे वेजिटेबल या फ्रूट, जो जल्दी आसानी से नष्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। फोर्थ पॉइंट, लेवी हायर फी लगाई जाती है वहाँ पे, जो काफ़ी हाई होती है। फिर वो आपके जो प्रॉफिट है उसको कम करेगा, फी टाइप की चीज़ें। फिफ्थ है पुअर इन्फॉर्मेशन ऑफ प्राइस, डिमांड सप्लाई टू द फार्मर, जो इन्फॉर्मेशन है प्राइस की, किस चीज़ का कितना प्राइस है, आपको इस समय पे स्टोर करवा लेना चाहिए, सेल करवा लेना चाहिए, वो एपीएमसी अच्छे तरीके से प्रोवाइड नहीं कर पाती हैं। डिमांड सप्लाई, सामान की किस समय किस चीज़ की डिमांड है मार्केट में, नहीं है, वो सब भी खुद, एक तो उनको इन्फॉर्मेशन अच्छी नहीं होती है पूरे ओवरऑल मार्केट की, तो होती भी है तो फार्मर को पहुंचाना एक कनेक्टिविटी इशू है जिसमें वो एफिशिएंट नहीं है। इन सब चीज़ों की वजह से ये फार्मर्स को अच्छा प्राइस रियलाइजेशन नहीं करवा पाती है। इतने फ्लॉज हैं, फिर भी इम्पोर्टेंस है। क्यों है? तो फ़ायदे देख लेते हैं कुछ। एक ऐसा प्लेस है जिसमें फार्मर अपने प्रोड्यूस सेल कर सकते हैं, प्राइस डिस्कवरी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ जब वो सेल करने आते हैं प्राइवेट प्लेयर्स को, तो उनके पास में फ्लेक्सिबिलिटी है, वो अपना प्राइस डिस्कवरी कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट से बातचीत करके, और एक अच्छे प्राइस में सेल कर सकते हैं अगर वो गवर्नमेंट को एमएसपी पे सेल नहीं कर रहे हैं तो। सेकंड, एपीएमसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है वेइंग, ग्रेडिंग, मतलब आप क्वालिटी चेक कर सकते हो, वे कर सकते हो, अपने सामान को तोल सकते हो फार्म प्रोड्यूस को। उसके अलावा स्टैंडर्डाइजेशन भी पता लगा सकते हो कि क्या क्वालिटी है आपके प्रोडक्ट की, वो सब में हेल्प करता है। तो वो ईज़ है एक आपका, आपको फी लग रही है बट आपको फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड हो रही है। थर्ड, एपीएमसी प्रोवाइड नियरेस्ट एंड एक्सेसिबल मार्केट टू फार्मर, एक बहुत पास में मार्केट है, आपको पता है कि लिए हाँ ये मार्केट है, आप फ्री हो, रिलैक्स हो एज अ फार्मर कि अच्छा सेल कर देना है बस जाके। फोर्थ, मार्केट कमिटी इन द एपीएमसी प्लान इंपॉर्टेंट रोल इन द स्टेट प्रोक्यूरमेंट ऑफ फार्म प्रोड्यूस एट एमएसपी। तो एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, वही जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का पार्ट है, मैंने तब भी पीछे बताया था, एपीएमसी प्रोक्यूर करने का रोल प्ले करती हैं। तो पूरा एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मैकेनिज्म, उसके इंटीग्रल पार्ट है एपीएमसी। ओके, ये पॉइंट सेम हो गए हैं दो। एपीएमसी प्रोवाइड अ होस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट एंसिलरी फैसिलिटी टू फार्मर्स, सोइल टेस्टिंग, लेबोरेटरी, वेयर हाउस, कैंटीन, ड्रिंकिंग वाटर, पोस्ट ऑफिस, ये सब फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाती हैं। सेवन्थ, एपीएमसी अगर नहीं होगी तो प्राइवेट प्लेयर एक्सप्लॉइट कर सकते हैं फार्मर को। प्राइवेट मोनोपोली अगर हो जाती है तो वहाँ पे शायद बहुत कम दाम में, कम प्राइस में किसानों को अपने सामान बेचने पड़ जाएँ, तो एपीएमसी की एब्सेंस भी गुड आइडिया नहीं है। क्या क्या रिफॉर्म हम समझ सकते हैं कि होने चाहिए एग्रीकल्चर मार्केटिंग में? इफ़ यू कम टू द क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया कि आप एपीएमसी में रिफॉर्म सजेस्ट करो, आपको जो रिफॉर्म बताने हैं वो एग्रीकल्चर मार्केटिंग में बताने हैं ओवरऑल। एग्रीकल्चर मार्केटिंग में रिफॉर्म क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं, देखते हैं।
As the country has glided over the issue of food security, there is a need to review the utility of Essential Commodity Act. तो जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो काम की कमोडिटी होती हैं ज़रूरी, जैसे अनियन, टोमेटो या और भी लिस्ट है गवर्नमेंट की इस एक्ट में कि इन कमोडिटी को आप प्रोक्योर करके नहीं रख सकते हो, उसको दोबारा से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सब रिस्ट्रिक्शंस जो हैं उनका फ्री प्रोडक्शन स्टॉप करती हैं। इससे प्रॉब्लम होती है, जो हायर प्राइस होते हैं वो इसकी वजह से काफ़ी हो जाते हैं, और बाकी किसान अपने फ्रीली किसी भी टाइम पे उनको सेल कर पाएँ उसमें प्रॉब्लम होती है। सेकंड, इंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट ट्रेड आउटसाइड एपीएमसी शुड बी फैसिलिटेटेड टू एंश्योर बेटर प्राइस रियलाइजेशन। उसके अलावा एपीएमसी तो एक लोकल एरिया की हो गई, इंटर स्टेट मतलब एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में एक एपीएमसी से दूसरे एपीएमसी में ट्रेड करनी है आपको, या स्टेट के बाहर ट्रेड करनी है ओवरऑल कहीं भी इंडिया में, उसको फैसिलिटेट करवा पाए अगर एपीएमसी ही या किसी भी मीडियम से, तो वो बहुत अच्छा होगा एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए। फार्मर्स को एक अच्छा प्राइस मिल सकता है, क्योंकि वहाँ 2-4 प्लेयर आ रहे हैं, 2-4 कस्टमर आ रहे हैं आपको ख़रीदने के लिए, आपकी क्रॉप के प्राइस या बिडिंग करने के लिए। बट आपके पास में कितनी एपीएमसी हो सकती है कि स्टेट में जिनसे आप कनेक्ट हो सकें, और पूरे नेशनल लेवल पे, जहाँ पे ऑफकोर्स आपको कम्पिटिटिवनेस में ज़्यादा प्राइस मिल सकता है। थर्ड, मॉडल फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट लॉ should be implemented by the state in order to encourage direct partnership between the corporate and farmers। उसके अलावा एपीएमसी गायब कर दी जाए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जिस पर काफ़ी फोकस किया जाता है बिफोर प्रोडक्शन, ठीक है, जब कोई फार्मर अपनी प्रोड्यूस करने जा रहा है, क्रॉप लगाने भी जा रहा है, बोने से भी पहले उस समय पे वो डिसाइड कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट करके कि इतनी क्वांटिटी उगानी है, और वो रिलैक्स हो सकते हैं कि हाँ इसके बाद में हम इसको डायरेक्ट सेल कर सकते हैं, कहीं मंडी नहीं जाना, जिससे कॉन्ट्रैक्ट साइन है वो इस प्राइस पे खरीद लेगा ये हमसे। फोर्थ, एपीएमसी रिफॉर्म अर्जेंट इम्पेरेटिव है, कुछ रिफॉर्म जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, स्टोरेज का ये ठीक किया जाए जो इशू में था। उसके अलावा मोनोपोली कम करी जाए, इसको चेक करा जाए, और एपीएमसी के नंबर बढ़ा दिए जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा एपीएमसी हों जिससे ईज़ हो एक्सेस करने में। ई नाम फ्रेमवर्क शुड बी इंटीग्रेटेड विद ईपीएमसी टू इफेक्ट बेटर प्राइस डिस्कवरी। ई नाम इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ऑनलाइन मार्केट एक्सेस किया जा सकता है किसानों की तरफ, जहाँ पे वो पूरे इंडिया में कोई भी अगर बायर है उससे कनेक्ट हो सकते हैं, अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, बट वो इलेक्ट्रॉनिक है, ऑनलाइन है, उनको एपीएमसी से कनेक्ट कर दिया जाए, जिससे जो फार्मर एपीएमसी में भी जा रहा है उसको वो सब कनेक्टिविटी दिख जाए नेशनल लेवल पे जो होनी चाहिए। ये पॉइंट सेकंड वाले को जस्टिफाई कर रहा है इनाम के थ्रू। सिक्स्थ, डिसेंट्रलाइज प्रोक्यूरमेंट फ्रॉम द फार्म गेट शुड बी प्रमोटेड टू प्रिवेंट पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। ग्राम आर अ स्टेप इन राइट डायरेक्शन, एपीएमसी आर वाइटल कॉग इन द व्हील ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। उसके अलावा डिसेंट्रलाइज प्रोक्यूरमेंट, अगेन डिसेंट्रलाइज प्रोक्यूरमेंट क्या हो गया कि किसी भी जगह पे प्रोक्यूरमेंट, यानी एक ही आपने स्टोरेज बना रखा है पर्टिकुलर, छोटे जैसे ग्राम क्या है, ये छोटे छोटे स्टोरेज रूरल एरिया में, जितनी भी एपीएमसी हैं वो अर्बन एरियाज़ में होती हैं, रूरल के बाहर, लेकिन एपी जो मंडी हैं छोटी या स्टोरेज हैं जनरल, वो रूरल एरिया में बनाए जा सकते हैं, ताकि किसान लोग आसानी से वहाँ पर अपनी प्रोड्यूस को स्टोर करके रख सकें, आसानी से एक्सेस कर सकें उन चीज़ों को। ये एक इनिशिएटिव है, छोटे छोटे स्टोरेज को का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया जा रहा है, नए सेटअप करे जा रहे हैं, जिसकी वजह से हेल्प मिलेगी, एक्सेसिबिलिटी में फ़ायदा मिलेगा। तो ये मार्केटिंग में सब पुश करेंगी चीज़ें। हाउएवर देयर इज़ अ नीड फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव ओवरहोल, एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरहोल की नीड है, इसका मतलब एक रिथिंक करने की ज़रूरत है पूरे सिस्टम को, ताकि ज़्यादा इफेक्टिव, रिलेवेंट, फार्मर फ्रेंडली एक मार्केटिंग सिस्टम बनाया जा सके, एंड टू लीड द वर्ल्ड इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, और वर्ल्ड में हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लीडर बन सकें। इस टाइप के स्टेटमेंट आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, बोले इस चीज़ में लीड करना है, लीड करना है, ये ठीक रहते हैं थोड़ा एक पॉजिटिव अप्रोच दिखाने के लिए। तो दैट द सेकंड क्वेश्चन। आपने इसको पहले तो क्वेश्चन के ऑर्डर को समझा, देन एक्सप्लेनेशन समझा है, और जो पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लगे यू कैन नोट डाउन। बाकी जो पीछे की वीडियोस हैं डे 1 डे 2 वो भी कवर करिए। 2 क्वेश्चन ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं समझने याद करने में, अगर आप कंसिस्टेंसी दिखाते हैं, रेगुलरली इनको लिखने की प्रैक्टिस करते हैं, रेगुलरली सुनते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो 1 मंथ में ही आप इतना बड़ा चेंज देखेंगे अपनी राइटिंग स्किल में, आपको समझ में आने लगेगा, हर एक क्वेश्चन का आइडिया लगने लगेगा, और यू कैन राइट, एटलीस्ट कुछ लिख पाएंगे आप चीज़ों को, माइंड एडजस्ट कर लेता है, अडॉप्ट कर लेता है। जिनको डर लगता है, फियर होता है कि यहाँ लिख नहीं सकते आंसर्स बिल्कुल, तो वो ट्राई करें, बिल्कुल सुने ध्यान से, धीरे धीरे एब्जॉर्ब करेगा माइंड, एंड ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट राइटिंग।
और फिर नेक्स्ट मंथ 2-3 महीनों के अंदर एफिशिएंसी आ जाएगी। और जो लोग ऑलरेडी लिखते हैं वो फिर से ऑर्डर वगैरह पे दोबारा से ध्यान दे सकते हैं। उसके अलावा डेटा नोट डाउन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट कुछ वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, जो चीज़ नहीं आती हैं उनको समझ सकते हैं। तो पूरा प्रॉपर कंसिस्टेंट इस इनिशिएटिव से बने रहिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। 1-2 मंथ 3 मंथ में आप इसका बेनिफिट देख सकते हैं अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ में। थैंक यू।